डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज मैथ्स पेडागॉजी के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग चैप्टर गणित शिक्षण की विधियां दो भागों में हमको डिस्कस करना है। एक आज वो वाला भाग है जिनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गणित शिक्षण के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई देती है। तो जब भी अगर हम यहाँ पर गणित शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो टाइटल आ जाने चाहिए कि एसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैथ्स के टीचिंग के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पर विश्लेषण विधि होती है, संश्लेषण विधि होती है, आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है और प्रयोगशाला मेथड की हम कहीं ना कहीं बात करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब के साथ हमारी व्याख्यान मेथड भी कहीं ना कहीं यूज होती है या चलती है। तो इसमें से जो है कुछ टाइटल आज हमको देखने और कुछ हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो वहां पर हमारे लिए पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी अगर हमारे पास यहाँ पर गणित शिक्षण की विधियों की बात की जाए तो एक बेसिक वाली जानकारी हमको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कक्षा में एक टीचर जब अपने पाठ को बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों को समझाना चाहता है तो जब अगर उस पाठ को तभी तो वो समझा पाएगा जब वह खुद यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की विधियों से पढ़ाना जानता हो। तो इसी संदर्भ में हमारे पास यहाँ पर पहले दो चार ऐसे नाम आते हैं कि ये विधि क्या होती है, या फिर हमारे पास नाम आता है कि तकनीक क्या होती है। तो ये ऐसे एक दो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर हमारे मेन वाले चैप्टर पर जाते हुए दिखाई देते हैं। जब भी अगर हमारे पास यहाँ पर विधि की बात आती है तो उसने कहा कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने, तो जब अगर हम यहाँ पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का जो हमारे पास सिस्टमेटिक तरीका होता है उस सिस्टमेटिक तरीके को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, उसे विधि कहते हैं। अब जब अगर हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उस सिस्टमेटिक तरीके को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पर विधि या मेथड। क्योंकि जब भी अगर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि उसमें वहां पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई एक सिस्टमेटिक तरीके का फॉलोअप करना होता है, सिस्टमेटिक तरीके को तो हमको चलाना ही होता है। फिर यहाँ पर बात हमारे पास आती हुई दिखाई दी कि यदि विधि हम यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके को कहते हैं तो तकनीक क्या कहलाता है। तो जब अगर हमारे पास यहाँ पर तकनीक की बात आती है तो उन्होंने कहा कि किसी भी जो हमारे पास यहाँ पर विधि होती है और उस विधि के चरणों को कैसे संपन्न किया जाता है, ये हर किसी के पास यहाँ पर तरीका अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कक्षा में डीएलएड या बीएड के कॉन्टेक्स्ट में जब आप वहां पर खड़े होते हैं तब आपको सभी को आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि, फिर भी यहां पर इनसे और अगर हम एडवांस वाले वर्जन में जाएं तो संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान, खोज प्रशिक्षण प्रतिमान, जब आदि के बारे में आपको वहां पर नॉलेज दिया जाता है तो वो जो है आपके पास जब बात आती है कि आपके पास नॉलेज आ गया लेकिन उसको संपन्न कैसे करोगे, तो कभी कभी यहां पर ये रहता है कि हर कोई व्यक्ति अपनी कलाओं के हिसाब से उन चरणों को जो है यहां पर संपन्न करना जानता है। तो उसी को तो हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता हमारे पास क्या, तो उसने कहा कि उसको हम इस नाम से जानते हैं तकनीक के नाम से, कि जो भी हमारे पास विधि है उस विधि के चरणों को कैसे संपन्न करेंगे, वो संपन्न करने का पॉइंट हमारे पास यहां पर तकनीक के नाम से जाना गया। फिर दो शब्द हमारे पास ये आते हैं, एक आता है टैक्टिक्स और एक हमारे पास यहां पर आता है अप्रोच। तो जब अगर हमारे पास यहां पर टैक्टिक्स की अगर बात आती है तो उसने कहा कि कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाए गए खास तरीके। अब यहां पर कभी कभी यह होता है कि एक से दूसरे के मध्य इसलिए भी टीचरों में अंतर आता हुआ दिखाई देता है कि वो अपने शिक्षण कार्य के लिए ऑल टाइम जब इस कक्षा से बाहर निकलेगा तो अगली कक्षा में कुछ खास तरीके उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। अब उसने कहा कुछ प्राप्त करने के लिए, तो कुछ प्राप्त करने के लिए क्या, जो हमने यहां पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड कर रखे थे उन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ खास तरीके होते हैं और ये जो है टीचर की पर्टिकुलर अपनी कला होती है, उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसने कहा कि उसे हम टैक्टिक्स के नाम से जानते हैं या उसे जो है हम यहां पर युक्ति के नाम से जानते हैं।
फिर यहां पर शब्द आया अप्रोचेस, यह शब्द हमारे पास आता हुआ दिखाई दिया उपागम। तो जब अगर हमारे पास यहां पर उपागम आता है तो उसने कहा कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए कोई जो काम शुरू करना वो कहलाता है हमारे पास यहां पर अप्रोच। मतलब उसने कहा कि समस्या का समाधान करना है। गणित शिक्षण में हमारे सामने कोई प्रश्न आया तो ये प्रश्न जो है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य है, यही प्रश्न जो है हमारे सामने यहां पर समस्या है। इस समस्या का समाधान अगर करना होगा तो किसी न किसी अप्रोच से आपको काम तो शुरू करना पड़ेगा। तो जब अगर हमारे सामने यहां पर कोई तरीका आता है, कोई काम आता है, कोई समस्या आती है, तो समस्या जब अगर हमारे पास आती है तो उस पर हमारा जो आगे बढ़ने का जो तरीका होता है, कोई काम जब शुरू करते हैं तो उस बात को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम यहां पर उपागम के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास यहां पर जब गणित शिक्षण की विधियों की बात करें और गणित शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में नवीन विधियों की बात करें तो इसमें हमारे पास यहां पर सबसे पहला पॉइंट आया सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। तो क्या माइक्रो टीचिंग का जो है वो हम यहां पर भरी क्लास में एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य शिक्षण कार्य करने के लिए क्या इसका उपयोग करता हुआ दिखाई देता है? आंसर है नो। फिर हमको यहां पर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो जब अगर हमारे पास यहां पर बात अगर आती है कि एक टीचर बनेगा कैसे, टीचर की ट्रेनिंग कैसे हुई, डीएलएड के दौरान उसको जो है वो यहां पर कक्ष में उसने अभ्यास कैसे किया, बीएड के दौरान कक्ष के दौरान उसने अभ्यास कैसे किया, तो ये जो हमारे पास यहां पर माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस पर या इसके अंदर कई अन्य प्रकार की अलग अलग स्किल्स होती है जिसको जो है हमको लेना है और उसको डिस्कशन करना है, जिसमें हमारे पास यहां पर माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण वाला पॉइंट हो। तो इसके अंदर हमारे पास पुनर्बलन जो कौशल होता है, रीइंफोर्समेंट स्किल होती है। उसी प्रकार से हमारे पास प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है, एक्सप्लेनेशन स्किल होती है, ब्लैक बोर्ड स्किल होती है। तो इसके अंदर यहां पर एक कक्ष में जब एक शिक्षक बनने वाला होता है और उस शिक्षक जब बनने वाला होता है तब वहां के ट्रेनर इस डीएलएड करने वाले विद्यार्थी को जो यहां पर एक बेढंग का घड़े के आकार में यहां पर बैठा हुआ है उसको प्रॉपर शेप देने के लिए जो है वो वहां पर आपके पास माइक्रो टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाई देता है। और वैश्विक परिदृश्य में इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है आपके पास यहां पर क्या, तो वो नाम है आपके पास D.W. एलन। तो ये D.W. एलन साहब ने सबसे पहले जो है वो यहां पर माइक्रो टीचिंग की कोई अवधारणा लाते हुए दिखाई देते हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो B.K. पासी साहब का नाम कहीं ना कहीं जो है वो माइक्रो टीचिंग की दुनिया से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर जब अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कक्षा के दौरान क्या होता है, तो उसने कहा कि कक्षा के दौरान वहां पर इस बात को लेकर के ध्यान दिया जाता है, यह हाईलाइट किया जाता है कि 50 लोगों की कक्षा है तो उसमें से 5-5, 7-7 के ग्रुप बना दिए और हर विद्यार्थी जो है, हर ट्रेनिंग जो वहां पर ट्रेनिंग ले रहा है वो 5-5, 7-7 मिनट के अपने लेसन प्लान प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है और इसकी सहायता से इनमें बेसिक प्रकार के स्किल्स कौशल का निर्माण कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें यहां पर इसलिए लिखा कि कक्षा का आकार और कक्षा का समय बहुत न्यून होता है ताकि उसको कम से कम संघर्ष करना पड़े और उसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीजें आती हुई दिखाई दे। फिर यहां पर उन्होंने एक जनरल एक बात है इसमें कि जो नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि हम यहां पर एक रीइंफोर्समेंट स्किल इसमें देखेंगे तब वहां पर हमारे पास पॉइंट आएगा कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो प्रतिक्रिया से पहले ही दे देते हैं। फिर हमारे पास यहां पर जो दंड होता है वो प्रतिक्रिया के पश्चात दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना है, तो ये हमने यहां पर रीइंफोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन पहले इसको दे दिया, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों, तुमको जो है इसकी सजा ये है कि अब जो है तुमको कल इस क्लास में जो है 1 की बजाय 3 लेसन प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो दंड होता है वो हमेशा यहां पर पश्चात वाले कॉन्टेक्स्ट में जाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन होता है कि कोई काम करने से पहले ही उसको जो है हम नेगेटिविटी में धकेल दें। तो उस वाली बात को हम कहीं ना कहीं वहां रखते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां से जो है हमारे यहां पर मेन अप्रोचेस पर चले, जिसमें हमारे पास एक आता है डिडक्टिविज्म, जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि जिसको हम यहां पर निगमन विधि के नाम से हम जानते हैं। तो जब अगर हमारे पास यहां पर निगमन विधि आती है, डिडक्टिव मेथड आती है, तो इसकी जो है वो यहां पर जान ये है कि निगमन अर्थात यहां पर नियम। तो जब भी अगर कोई गणित का अध्यापक कक्ष में खड़ा होगा
तो वो कक्षा कक्ष में जब खड़ा होगा तो वहां पर उसका पढ़ाने का जो तरीका या वे ये होगा कि सबसे पहले वो नियमों के बारे में बात करेगा, और जब वो नियम बता देगा उसके बाद में जो है वो अपना आगे की तरफ इसमें यहां पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जनरल बात इसमें यहां पर ये हो रही कि प्रारूपवाद को ही हिंदी में औपचारिकता कहते हैं, मतलब यहां पर डिडक्टिविज्म का हिंदी कहीं ना कहीं ये फॉर्मेलिटी लेते हैं, और फॉर्मेलिटी का मतलब कि जहां नियम कानून कायदे होते हैं वहां पर हमारे पास फॉर्मेलिटी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास यहां पर प्रारूपवाद है, इसका अंग्रेजी वर्जन जो है फॉर्मेलिटी है, इसको हम यहां पर औपचारिकता कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अर्थात इसमें नियमों पर ध्यान दिया जाता है। ये वाली बात जो है वो आपके पास यहां पर आती हुई दिखाई दी कि यहां पर हम किसमें, तो उसने कहा कि हम सबसे पहले इसमें नियमों पर ध्यान देते हैं, और नियमों पर ध्यान देने के कारण इसे निगमनात्मक या प्रारूपवादी विधि के नाम से भी हम जानते हैं। आपके लिए तो क्लू वर्ड ये हो गया कि डिडक्टिविज्म जब हमारे पास आता है, निगमनात्मक विधि आती है, तो सबसे पहले हम नियम हो, सूत्र हो, सिद्धांत हो, उस पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे, और उसके बाद फिर उसको समझाने के लिए आगे की तरफ यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आगे इस विधि में सबसे पहले से स्थापित, एक बात है, पहले से स्थापित जो हमारे पास यहां पर नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, का प्रयोग करके अध्यापक विद्यार्थियों को किसी समस्या का समाधान करना जो है वो सिखाता है। उस बात को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो उसको हम यहां पर निगमन विधि कहते हैं। क्या निगमन विधि के जो है कोई गुण होते हैं, तो उसने कहा कि यस, इसमें यहां पर हम नियम से उदाहरणों की तरफ जाते हैं। इस बात को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम नियम से उदाहरणों की तरफ जाते हैं, क्योंकि निगमन विधि पहले हमारे पास नियम, सूत्र, सिद्धांत होगा, फिर जो है हम यहां पर उससे रिलेटेड उदाहरणों की बात करते हुए दिखाते हैं। फिर आगे उसने कहा कि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। वेरी वेरी इंप्रेसिव टाइटल और वेरी वेरी क्वालिटी वाली लाइन जो हर किसी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। उसने कहा कि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। सामान्य को बना लो आप सामान्यीकरण, और जब सामान्यीकरण की बात करते हैं तो सामान्यीकरण का मतलब वही होता है जो नियम का होता है, सिद्धांत का होता है, सूत्र का होता है, जो हम यहां पर पहले बना चुके हैं। फिर हम यहां से विशिष्ट की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। स्पेसिफिक की ओर जाने का मतलब हमारे पास यहां पर क्या है, तो उसने कहा कि स्पेसिफिक की जाने और का मतलब हमारे पास है यहां पर कि पहले हमने सामान्यीकरण, नियम, सूत्र, अवधारणा जो है बता दी, उसके बाद में जब उसके उदाहरणों की तरफ जाते हैं तो ये वाली बात इसमें आते हुए दिखाई दे। तो प्रश्न अपने से पूछता है, प्रश्न जो है वो अपने से यहां पर ये पूछता है कि सामान्य से विशिष्ट किस विधि के अंतर्गत जाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा वहां पर निगमन विधि। फिर इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पहले हमारे पास नियम जो है सूक्ष्म, उससे फिर जो है स्थूल की ओर, एवं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं कि पहले हमारे पास हाँ थ्योरम है, सिद्ध है, नियम है, सिद्धांत है, फिर यहां पर धीरे धीरे जो है उनको उदाहरणों की सहायता से प्रत्यक्ष करवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये पहली लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वाली जो आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि संक्षिप्त एवं व्यवहारिक होती है, क्योंकि क्या होगा, पहले आप अगर नियम बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी होगी। फिर यहां पर कि एक सरल विधि है, क्योंकि नियम, सूत्र, उदाहरण सब जो सामने जब आ गया तो उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेनेशन करने में जो है कोई बहुत बड़ा टारगेट यहां पर नहीं आता। स्मरण शक्ति के विकास में मेमोरी इससे जो है डेवलप होती है और विद्यार्थी इसमें तेजी से सीखता है। तो आपके पास ये जो विशेषताएं आई, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास यहां पर पहला वाला पॉइंट है, ये आपका प्रश्न है। ये केवल आपकी समझदारी के लिए, ये केवल आपका जो है माइंड डेवलप करने के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास इसकी यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे लिए कक्षा कक्ष के हिसाब से ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर हम यहां से बात करते हैं तो नाम आया इंडक्टिविज्म, जिसको हम यहां पर आगमनात्मक विधि कहते हैं। जब अगर हमारे पास यहां पर आगमनात्मक विधि आती है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हम यहां पर उदाहरण देते हैं, और जब पहले हम यहां पर उदाहरण दें और बाद में जब अगर हम यहां पर कोई सूत्र बनाएं, कोई सिद्धांत बनाएं, कोई नियम बनाएं, तो उस बात को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसको हम यहां पर इंडक्टिविज्म या आगमनात्मक विधि के नाम से जानते हैं। अब यहां पर यह कहा उसने कि यह सूत्र रचना की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका मतलब है कि 10 एग्जाम्पल दिए, 20 एग्जाम्पल दिए, 30 एग्जाम्पल दिए, अब विद्यार्थी जो है वो सामान्यीकरण की तरफ बढ़ेगा, किसी नियम की तरफ बढ़ेगा, किसी सूत्र की तरफ बढ़ेगा, कि संकल्पना को बनाने का प्रयास करेगा। तो सूत्र रचना मतलब यहां पर कि सूत्र कैसे बना, तो उसके लिए 50 एग्जाम्पल्स को पहले हमको जो है वो कसौटी पर कसना पड़ा, तब जाकर के ये जो है आपके पास यहां पर सूत्र बनता हुआ दिखाई दिया, नियम बनता हुआ दिखाई दिया, सिद्धांत बनता हुआ दिखाई दिया,
वो बात इसमें यहां पर होती है। फिर इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरणों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। ये बात आ गई कि यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष उदाहरण और उन उदाहरणों की सहायता से हम यहां पर किसी सूत्र का निर्माण करें, किसी नियम का निर्माण करें, किसी सिद्धांत का निर्माण करें, किसी प्रत्यय का निर्माण करें, तो वो हम जो है यहां पर काम करते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है। इसमें यहां पर इसके चरण क्या हैं? तो इसके चरण जो है हमारे सामने यहां पर 4 हैं और चारों के चारों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आया कि सर्वप्रथम जो है हम यहां पर क्या करते हैं, तो उसने कहा उदाहरण देते हैं। यस, आगमन विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल देना है। फिर यहां पर उदाहरणों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, कौन? जो यहां पर सूत्र बनाता है, जो नियम की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उदाहरणों के आधार पर नियम या सामान्यीकरण दिया जाता है कि हाँ ये 50, कभी कभी यहां पर कक्षा की वैरायटी के अनुसार 2 उदाहरण में भी काम हो जाए, 4 में भी हो जाए, 10 में भी हो जाए, वो तो डिपेंड ऑन करेगा कि आपका ग्रुप कितना हेट्रोजेनिटी है। यदि हेट्रोजेनिटी है तो ज्यादा एग्जाम्पल लग सकते हैं, होमोजेनिटी है, जिस एक ढंग से समझा है तो सबको समझ में आ गया, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जब अगर हमारे पास यहां पर नियम बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, सामान्यीकरण हो जाएगा, तब हम यहां पर उसका परीक्षण, टेस्टिंग तथा उसका सत्यापन, उसका वेरीफाइंग जो है वो करने का काम यहां पर हम करते हैं। तो स्टेप्स इसकी परिभाषा में ही छुपी कि सबसे पहले उदाहरण देना, फिर यहां पर उदाहरणों का ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसके बाद में जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया, आप कोई नियम सूत्र बना दो, और जब अगर आपने बना दिया तो फिर उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ऊपर से जब नीचे तक चले थे तो सही तरीका था या नहीं था। अब यहां पर आगमन विधि की बात करते हैं तो उसने कहा यह वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड मानी जाती है, क्योंकि विद्यार्थियों के दिमाग को डेवलप करने में काम है। क्योंकि उदाहरण आ रहे हैं, पता नहीं क्या नियम बढ़ रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं, पता नहीं क्या नियम बढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो विद्यार्थी यहां पर फास्ट गति सोचना चाहेगा उसके लिए तो ये बढ़िया काम हो जाएगा। तो उसने कहा कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें नवीन खोज खोजने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल दे दिया, शानदार मेथड है। वैसे कक्षा में इसका जो है वो यहां पर अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग लाना है, तूफान लाना है, तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर या सरल से जटिल की ओर चलते हैं। तो एक बात यह है कि यदि निगमनक के अंदर आपने ये बातें याद कर ली तो इसका उल्टा 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 इसमें चलेगा। यहां पर हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, वहां हमने कहा था प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, वहां जो है वो जटिल से सरल की तरफ, यहां पर जो है सरल से जटिल की तरफ जाने का जो है वो तरीका होता है। तो एक तरीका ये भी होता है एग्जामिनेशन में अपने आप को कंफ्यूजन के सेशन से बचाने के लिए, एक चीज याद है, दूसरा उसका अपोजिट वाला पॉइंट आपके पास है। इसमें जो है यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विशिष्ट से, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आता है विशिष्ट से सूक्ष्म की ओर। विशिष्ट का मतलब जो है आप जानते हैं, यहाँ पर जो आपके पास बात आती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर आगमन विधि में एग्जाम्पल का ही खेल होता है। सूक्ष्म की ओर जाते हैं मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उन बहुत सारे एग्जाम्पलों किसी सूत्र में, किसी सिद्धांत में, किसी प्रत्यय में ले जा करके इकट्ठा कर देते हैं। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर ये टाइटल आता हुआ दिखाई दे, मूर्त उदाहरणों से नियम की ओर चलना। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो भी कोई एग्जाम्पल होते हैं उस एग्जाम्पल से हम सामान्य नियम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर व्याख्यान विधि की। तो व्याख्यान विधि की क्या गणित शिक्षण के अंदर जरूरत है? तो आंसर है कि वैसे तो हमारे पास यहाँ पर जो एनालिसिस सिंथेसिस मेथड्स होती है वो सबसे ज़्यादा और फेवरेटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ्स में जो है यूज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि उन बातों को भी एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हमको जो है वो यहाँ पर इसकी ज़रूरत या आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो उन्होंने ये कहा कि गणित का शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग कम करता है, क्योंकि गणित का शिक्षक कक्षा में वन मैन शो के रूप में रहता है। तो यहाँ पर एक बात यह है कि हाँ, हम जरूरत से ज़्यादा अगर हम बात करें तो जरूरत से ज़्यादा तो इसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गणित शिक्षण वाला जो पॉइंट आता हुआ दिखाता है उसमें यदि टीचर अपने सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको समझाने के लिए वो व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकता है, पर इसका सबसे बड़ा जो है फायदा ये है कि यहाँ पर इसकी सहायता से कंटेंट को यदि हम समय से पहले या समय के सापेक्ष में अगर खत्म करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, जो कि बाकी विधियों में हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये कम खर्चीली विधि है
और हमारे पास कम खर्चीली विधि होने के कारण जो है हम इसको लिमिटेड टाइम पीरियड में यहाँ पर हमारे सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर अगली बात ये आती है कि इसमें जो एक्टिव पर्सन होता है वो केवल शिक्षक होता है, विद्यार्थी जो है इसमें यहाँ पर पैसिव मोड में चला जाता है। और जब अगर हमारे पास यहाँ पर विद्यार्थी अगर पैसिव मोड में चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हमारे लिए ज़्यादा काम की यहाँ पर मेथड नहीं है। ठीक, फिर इसमें यहाँ पर आगे आया कि जब भी अगर टीचर अगर इसमें होता है तो उसने ये कहा कि बेसिकली यहाँ पर जो टीचर के पास जो अनुभव है, लंबे समय का जो उसके पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके पास जो अनुभव होते हैं, उनका बढ़िया तरीके से इसमें यहाँ पर यूज करके विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में ज्यादा मदद करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ पर एक शब्द हमारे पास लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक सेलिंग, एक होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल, एक होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है तो ये जहाँ विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो वो प्रोसेस तो कहलाती है आपके पास डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, जहाँ टू वे कम्युनिकेशन की बात आती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि लेक्चर मेथड जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल वाली है। इसका मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन अब नहीं है, अब वन वे कम्युनिकेशन है। और जब अगर वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा संचार है, तो ये जो है सक्रिय रहेगा और सामने बैठा हुआ विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय या पैसिव वाले सेशन में जाता हुआ दिखाई देगा। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास बड़ी कक्षाएं होती हैं उसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। छोटी कक्षाओं के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें कि प्राथमिक स्तर पर क्या हम यहाँ पर व्याख्यान विधि का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो आंसर आता हुआ दिखाता है इसमें यहाँ पर नहीं। फिर यहाँ से गणित की सबसे पॉपुलर विधि और जिसका नाम है आपके पास वो है यहाँ पर विश्लेषण। और उसमें इन्होंने कहा, क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि विश्लेषण ये है फॉर्म मेरे पास, ये इकट्ठा फॉर्म में, इसमें से सारे एलिमेंट्स जब मैं अलग अलग कर दूं, ये मेरे पास एक यूनिट है, इस एक यूनिट के अंदर यहाँ पर जितने एलिमेंट्स लगे हैं उन सबको मैं अलग कर दूं। तो उसने यहाँ पर क्या कहा, तो उसने कहा कि जो एक है उस एक को जो है यहाँ पर अनेक में परिवर्तित करना। जब अगर हम यहाँ पर एक को अनेक में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो मेरे पास यहाँ पर कहलाता है विश्लेषण विधि। फिर उसने कहा कि किसी समस्या के समाधान के लिए उसको अलग अलग भागों में करके उसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, तो उसका परीक्षण करना ही मेरे पास यहाँ पर जिस नाम से जाना और पहचाना जाता है उसको जो है हम यहाँ पर विश्लेषण विधि के नाम से जानते हैं। क्या कहा उसने कि कोई भी समस्या है तो समस्या को यहाँ पर इतने सारे टुकड़ों में तोड़ करके जब अगर आप एनालिसिस करोगे तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर विश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह शोध की एक विधि है, रिसर्च की एक मेथड है जिसमें जटिल से सरल की ओर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स मोड। इसके जब अलग अलग सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपल। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, इसके अंदर अभी क्या बहुत सारी चीजें वो हमको नहीं पता। अब अगर हमको इसको जानना है, ये अभी अननोन है कि अंदर इसमें यहाँ पर क्या है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कोई सूत्र होता है, कोई सिद्धांत होता है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो हमारे पास एक तरीके से, या कोई प्रश्न होता है, कोई समस्या होती है, वो हमारे पास अज्ञात है। उसको जब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जब तोड़ने का काम करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर निष्कर्ष से अनुमान की ओर। तो वो जो लाइन होती है वो निष्कर्ष है, यहाँ से हम अनुमान लगाते हुए आगे की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बात इसमें आप ये याद रख सकते हो कि जो हमने आगे इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ये दो बातें देखी, उसमें से यहाँ पर कुछ समानता या कुछ जो है वो सिमिलरिटीज यहाँ पर आप देख सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसमें इक्विलिटी देखें, ये इनइक्विलिटी देखें तो वो नहीं, लेकिन आप अपना पर्पज सॉल्व करने के संदर्भ में जो है वो ये बात वहां पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर उसने कहा कि रेखा गणित या ज्यामिति जो शिक्षण होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर हम इसको सबसे बेस्ट विधि के रूप में काउंट करते हुए दिखाते हैं। फिर उसने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें उसके अंदर क्यूरोसिटी जगती है। अगर मनोवैज्ञानिक वाला पॉइंट आता है तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी के अंदर अगर क्यूरोसिटी जग गई, और यदि विद्यार्थी के अंदर क्यूरोसिटी जग गई तो आप अपने जीवन में विद्यार्थियों के कॉन्टेक्स्ट में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बस यही बात है कि टीचर जो है वो जिज्ञासा वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता।
फिर यहां पर इसमें आया कि वह स्वयं समस्या के समाधान पर बल देती है। मतलब यहां पर ये बात है कि वो खुद जो है ये एनालिसिस मेथड ऑटोमेटिक जो है, विद्यार्थी इसमें बहुत ज्यादा उसको ग्रुप की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है इसमें यहां पर स्वयं उसमें काम करने के लिए तैयार होता हुआ दिखाता है। वैज्ञानिक आविष्कार या अन्वेषण या खोज की क्षमता का विकास होता है। और उसने सबसे बढ़िया बात तो ये कही कि इससे जो भी प्राप्त ज्ञान रहेगा उस ज्ञान की प्रकृति क्या रहेगी, तो उसने कहा कि उस ज्ञान की प्रकृति हमारे पास यहां पर स्थायी रहेगी। ठीक है। फिर बात आती है संश्लेषण। तरीका यह है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करो, एक चीज सीख ली दूसरी जगह उसको आप पहुंचा दो। एनालिसिस का ज्ञान है, सिंथेसिस में पहुंच जाएगा, वाइस वर्सा में पहुंच जाएगा, एंटोनिम कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाएगा। वहां पर हम क्या कर रहे थे, तो वहां पर हमारे पास जो एक एलिमेंट था उसको अनेक में, अब हमारे पास यहां पर ये अनेक एलिमेंट है, इस अनेक एलिमेंट, तो इस अनेक एलिमेंट को जो है मैंने यहां पर ये एक कर दिया। मेरे पास यहां पर ये पॉइंट हैं, ये मेरे पास अनेक है, इस अनेक को जो है मैंने यहां पर एक में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंथेसिस का मतलब होता है आपके पास यहां पर ऐड करना, उसको जोड़ना, उसको इकट्ठा करना। कि यदि मेरे पास यहां पर ये हैं और इसके सारे एस्पेक्ट अभी अगर अलग अलग होते और इन सारे एस्पेक्ट को जब मैं यहां पर इकट्ठा कर दूं तो वो मेरे पास यहां पर जो तरीका है वो क्या था, तो वो तरीका जो है कहीं ना कहीं मेरे पास यहां पर सिंथेसिस वाला है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जब अगर हम वहां पर अज्ञात से ज्ञात की तरफ जा रहे थे तो इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहे हैं। अगला उसने कहा कि ज्ञात नियमों का प्रयोग करके, ज्ञात नियमों का प्रयोग करके हम यहां पर अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की तरफ जाते हैं। ज्ञात नियमों का जो है वो प्रयोग करके इसमें हम क्या करते हैं, अज्ञात परिणामों की तरफ हम जाते हैं। फिर उसने कहा सरल विधि है, ये जनरल पॉइंट है। स्मरण शक्ति का विकास तीव्रता से होता है और ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से यहां पर किया जाता है। तो ये आपके पास यहां पर जो इससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो हमारे पास यहाँ पर पावरफुल मेथड है और उसको जो है आपको कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे के लिए जो दूसरी इसके मेथड्स बची उसमें हम आगे और इसमें डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।